गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और सवालों में व्यस्त भी होंगे। वेक्टर आपका खत्म हो गया बच्चों। अब रही बात प्रॉब्लम्स की, तो देखिए, जब तक आप फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बता देता हूं, अगर फिजिक्स पर ग्रिप करनी हो आपको कि यार कभी भविष्य में आपको फिजिक्स से डर नहीं लगे, तो सवालों के साथ दोस्ती कर लीजिए, यानी कि प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अलग अलग तरीके के सवाल आपके सामने आएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के। सवाल पढ़कर हमें कंसेप्ट पकड़ना है और उसको सॉल्व करना है। दो ही चीज होती है सवाल के अंदर, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। अगर कंसेप्ट पकड़ लिया तो कैलकुलेशन आसान है, पर अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पकड़ा आपने तो आप कितनी भी प्रॉब्लम्स करते रहिए, कितनी भी कैलकुलेशन करते रहिए, सवाल सॉल्व नहीं होने वाला बच्चों। इसलिए मैं आपको बिल्कुल नए अंदाज में प्रॉब्लम करना बताऊंगा कि कैसे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चन के अंदर से डाटा अपने को पकड़कर कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा, ये बातें आपको सीखनी होगी पहली एक्सरसाइज के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे बच्चों। आपको मॉड्यूल बुकलेट जिसको आप कहते हैं वो मिल चुकी है, ठीक है, और अगर नहीं मिली है तो पीडीएफ फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 1 जिसके अंदर टोटल 65 क्वेश्चंस हैं। 3 क्लास के अंदर ऑलमोस्ट मैं इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए समझिएगा बातों को ध्यान से बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 1, पहला सवाल जो है बच्चों, जो आपके पास मॉड्यूल के अंदर है, उस पहले प्रॉब्लम को आपको काट कर दूसरी प्रॉब्लम लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको प्रॉब्लम लिखवा देता हूं यहां पर, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको दे रखी है, फर्स्ट पहली प्रॉब्लम जो आपको दे रखी है, वो प्रॉब्लम गलत नहीं है, प्रॉब्लम तो सही है, पर वो आपके लेवल की नहीं है, यानी कि नीट लेवल की नहीं है। वो प्रॉब्लम आईआईटी जेईई मेंस से थोड़ा सा अप लेवल है, नॉट द एडवांस लेवल, पर हाँ जेईई मेंस से भी थोड़ा सा अप और एडवांस से थोड़ा सा नीचे है। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम, और दूसरी बात कि उसका सॉल्यूशन बहुत लंबा है बच्चों, तो हमारे किसी काम की नहीं है। ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं पूछी गई, ठीक है। मैंने तो अपने पिछले 26 साल के इतिहास में कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी जो इस तरीके की मेडिकल के एग्जाम में पूछी जाती। बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ही छोटी छोटी कैलकुलेशन पर बेस, कैलकुलेशन ये ऐसे कि एक दूसरे से कट जाएंगी प्रॉब्लम, कैलकुलेशन करते समय पर डाटा एक दूसरे से कट जाते हैं और बड़े आराम से आप कैलकुलेशन कर पाते हैं। चलिए क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर जिससे कि आपके पास डाटा आ जाए। When two accelerations of equal magnitudes are acting on a particle, कोई दो एक्सेलरेशन जो इक्वल मैग्नीट्यूड के एक पार्टिकल पर काम कर रहे हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ, आगे लिखा हुआ है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ, शॉर्ट पर लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट is equals to magnitude of any one acceleration then angle between को मैं ऐसे लिखूंगा बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। both acceleration will be
विल बी, और ऑप्शन वही है जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो आपको दिया हुआ है पहले सवाल के अंदर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, ये सवाल है। चलिए अब जरा समझिएगा सवाल को। बोला बच्चों कि दो एक्सेलेरेशन किसी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, किसी एक पार्टिकल पर एक्ट हो रहे हैं। सॉल्यूशन को समझिएगा ध्यान से कि सपोज ये कोई पार्टिकल है, इस पर एक एक्सेलरेशन मान लो यहां पर मैंने लगा दिया जिसका मैग्नीट्यूड ए है बच्चों। दूसरा एक्सेलरेशन मैंने मान लीजिए किसी एक एंगल पर लगा दिया ऐसे। ठीक है, A2 वेक्टर उसका भी मैग्नीट्यूड ए है, क्योंकि सवाल में लेना है कि दोनों को आपको इक्वल मैग्नीट्यूड का लेना है। ठीक है, और उनके बीच का ये एंगल थीटा है बच्चों। और बोला कि अगर इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन एक्सेलरेशन, इनमें से किसी एक, ये दोनों तो बराबर है ना यार, तो हमें इतना तो मालूम होना चाहिए बच्चों, वेक्टर के अंदर में पढ़ा है कि जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर किसी एक एंगल पर काम करते हैं तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर होता है। तो रिजल्टेंट बिल्कुल बाइसेक्टर लाइन पर आएगा बच्चों। ये रिजल्टेंट और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसी एक एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो पूछ रहे तो इन दोनों एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना होगा। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बच्चों, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं यहां पर। when two vectors of equal magnitude are acting at an angle theta, then their resultant becomes bisector and its magnitude is twice a cos theta by 2। प्रूव करके मैंने आपको दिया हुआ है। और फिर इसके 4 केसेस में बताए थे बच्चों। पहला बताया था कि अगर थीटा 0 डिग्री का होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डबल बन जाएगा। दूसरा बताया थीटा अगर 60 डिग्री का होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। तीसरा बताया था बच्चों 90 डिग्री का अगर एंगल हो तो √2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। और चौथा बताया था कि अगर 120 डिग्री का एंगल हो तो किसी एक के बराबर होगा। सवाल एक है पर पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहां पर लिख दिया। ये कॉन्सेप्ट देखिए, जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स को लिखते चलेंगे तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये शॉर्ट नोट से है और इन कॉन्सेप्ट से बाहर कभी सवाल आएगा नहीं। तो आपने कॉन्सेप्ट क्या किया, एक ही एक्सरसाइज के माध्यम से पूरे वेक्टर के कॉन्सेप्ट को आप एक जगह पर लेकर आ जाएंगे। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान देना है। सवाल तो फिर हो गया ना। अब सवाल में करने की जरूरत क्या है। दो एक्सेलरेशन दे रखे, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, किसी एक एंगल पर काम कर रहे हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर लाइन पर जाएगा और वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसी एक के बराबर केवल और केवल 120 डिग्री के एंगल पर होता है। आंसर फर्स्ट ऑप्शन गया हमारा। आई थिंक पहला सवाल सबको क्लियर हो गया होगा और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया होगा आपने। ठीक है, जब भी दो वेक्टर किसी एंगल पर हो इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो हमेशा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इससे निकलेगा और रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्टर होगा, दोनों के बिल्कुल ठीक बीच में आएगा। बाकी 4 केसेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, रिजल्ट निकाल कर दिए थे आपको, याद कीजिए आप। मैंने कहा था ऐसे टोटल 13 रिजल्ट्स आते हैं, याद है ना बच्चों। हाँ, तो वही बस आपको ध्यान से समझने हैं। चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रॉब्लम। जहां भी बुकलेट के अंदर कुछ भी हल्का सा करेक्शन भी अगर होगा तो मैं आपको क्लियरिफाई कर दूंगा और उसका इरेटा भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका इरेटा मतलब करेक्टेड होकर आपके पास एक पेज मिल जाएगा कि पूरी एक्सरसाइज के अंदर कहां कहां पर करेक्शंस है बच्चों। ठीक है, कुछ सवालों के अंदर करेक्शन रह गए हैं। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। तो भाई हम तो इंसान हैं,
हम अपनी गलती को तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो हम अपनी गलतियों को सुधार करते हुए आपको इरेटा की फॉर्म में देंगे। पर हाँ, ये कंफर्म है कि जब अगली साल कोई भी जो नए बच्चे आएंगे उनको बिल्कुल करेक्टेड बुकलेट मिलेगी। कुछ करेक्शंस हैं जो आपको इरेटा की फॉर्म में मिल जाएंगे बच्चों। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? A vector is rotated through an angle theta. Suppose, देखो क्वेश्चन को हमेशा पढ़ने का तरीका भी सीखें आप। क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं तो कॉमा, फुल स्टॉप ऐसी चीजें आती है बच्चों। छोटी क्लास में जब आप होते हैं तो आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि जहां कॉमा फुल स्टॉप आ जाए, वहां कॉमा आ जाए तो एक स्मॉल स्टॉप लीजिए, एक ब्रीथ कीजिए, सांस लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। फुल स्टॉप हो तो थोड़ी सी लंबी सांस लेनी है आपको, थोड़ी ज्यादा देर के लिए रुकना है और फिर आगे बढ़ जाइए। पर यहां फिजिक्स में कॉमा फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में कॉमा फुल स्टॉप का मतलब होता है कि जहां कॉमा आ जाए या फुल स्टॉप आ जाए, इसका मतलब है रुक जाइए और जितना आपने पढ़ लिया है पहले उसके मतलब को अपने आप को समझा लीजिए। उसी के बाद आपको आगे बढ़ने की परमिशन है, तभी आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएंगे, वरना कॉन्सेप्ट आप पकड़ ही नहीं सकते सवाल के अंदर। चलिए देखें इधर क्या बोला है। A vector is rotated through an angle theta, कॉमा आ गया बच्चों, रुक गया मैं। ये लीजिए, मान लीजिए कोई ये एक वेक्टर है मेरे पास में, ए वेक्टर है, और बोला कि इसको थीटा एंगल पर रोटेट कर दीजिए आप। तो मैंने क्या किया, इसकी टेल के अबाउट इसको पकड़ा और थीटा एंगल पर घुमा दिया बच्चों। तो ये वेक्टर यहां आ गया यार बच्चों, ये थीटा एंगल पर घुमा दिया मैंने इसको, ठीक है। ये वेक्टर ए जरूर है, पर जिसका जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना मैग्नीट्यूड तो यहां पर भी होगा, क्योंकि लेंथ तो उतनी है ना यार। डायरेक्शन जरूर बदल गई है, पर ये वेक्टर ए नहीं हो सकता। हां, इसका भी मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, बट डायरेक्शन अलग अलग है। चलिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द वेक्टर? तो आपको दिख रहा है कि वेक्टर में चेंज तो आया ही है बच्चों, क्योंकि यहां से यहां आ गया। तो जो चेंज हुआ है बच्चों वो क्या है, इसकी टेल तो जहां पर है वहीं पर है, हेड की पोजीशन बदली है, इसका मतलब हेड यहां से यहां गया, तो यही आपको चेंज दिखाई देगा बच्चों। चेंज इन ए वेक्टर, ठीक है। चेंज को हमेशा डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। चेंज हमेशा डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और चेंज का मतलब होता है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल होता चेंज का मतलब, ठीक है। चलिए भाई, अब जरा ध्यान से देखो आप कि मैं मान लेता हूं पहले ओ से लेकर पी तक ये ए वेक्टर था, थीटा एंगल पर घुमाने पर ओ से क्यू तक आ गया बच्चों ये। अब तो जैसे आपने नाम दिए बच्चों, यहां पर आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, और इस ट्राइंगल के अंदर दो एरोज, दो वेक्टर्स रेगुलर ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं और एक अपोजिट ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। तो आप लगा सकते हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो आपने फ्रॉम लॉ ऑफ ट्राइंगल से देखा बच्चों, कॉन्सेप्ट अभी मिल रहा है आपको, रुक जाइए। तो आपने क्या किया बच्चों, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। ओपी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है अपने पास में, ठीक है। तो ये इसको मैं ओपी वेक्टर रहने देता हूं, मुझे तो पी क्यू निकालना, यही डेल्टा ए वेक्टर है। तो यहां से मैं इसको उठाकर इधर ले जाता हूं बच्चों, तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, यही मेरा डेल्टा ए वेक्टर है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं अगर पूछूं आपसे कि यार ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए, और अगर मैं पूछूं यार ओ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो भी कितना है, ए। यानी ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं और थीटा एंगल पर काम कर रहे हैं। पर जरा यहां देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि उन दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के जो वेक्टर हैं उनके बीच में एक माइनस का साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो उनका ये रिजल्टेंट बना है, ये रिजल्टेंट बना है, और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था बच्चों, 2a sin थीटा बाई 2, याद आ गया। तो
तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या मिला? कॉन्सेप्ट मिला कि व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड magnitudes are acting at an angle theta, then magnitude of subtraction of their resultant, magnitude of resultant of their subtraction लिखिए, magnitude of resultant of their subtraction is, subtraction का रिजल्टेंट आता है बच्चों 2a sin थीटा बाई 2, a वेक्टर माइनस b वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास में 2a sin थीटा बाई 2 पर होना चाहिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, तभी जाकर ये कॉन्सेप्ट वैलिड होता है। तो यहां पता चली गया बच्चों कि मैग्नीट्यूड तो ए ही है ना, मैग्नीट्यूड तो ए ही है, तो हमारा आंसर भी 2a sin थीटा बाई 2 ही होगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर, उनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी ए के बराबर ही दे रखा है, तो जवाब क्या होगा 2a sin थीटा बाई 2। हो सकता है आपको बोल देता, इसी सवाल को घुमाकर अगर पूछना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, बोलेगा एक रॉड है एल लेंथ की, उसको एक एंड के अबाउट थीटा एंगल पर रोटेट किया जाता है, तो इस रॉड के दूसरे एंड की पोजीशन चेंज का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो दूसरा एंड का पोजीशन चेंज तो यहां से यहीं हुआ ना भाई, तो बस एक ही जगह पर एल कर दीजिएगा, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर की लेंथ तो सेम ही रहने वाली है ना भाई, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है, तो ये हो जाएगा 2l sin थीटा बाई 2 के बराबर। कॉन्सेप्ट आपको ये मिल गया बच्चों, चलिए कॉन्सेप्ट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले सवाल पर आते हैं बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। शुरुआत के सवालों में ही टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। जहां कोई भी नई बात आएगी मैं तुरंत आपको समझा दूंगा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, बेसिकली तो ये इस चैप्टर का सवाल ही नहीं है, ठीक है, यह है एक्चुअली में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सवाल है ये, जो कि काइनेमेटिक्स के बाद आप पढ़ेंगे, और इस सवाल को वहां पर भी आपको मॉड्यूल के अंदर मिलेगा। पर ठीक है, ये आ गया यहां पर, क्यों आया यहां पर, तो मैं इसको बच्चों सिंपल बेसिक मैथ से सॉल्व कर सकता हूं, सिंपल बेसिक मैथ से सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम आपको दे रखा है, हालांकि है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन प्लस साथ में रिजिड बॉडी कंसेप्ट भी आएगा इसके अंदर, और कुछ रिलेटिव कंसेप्ट भी आएगा जो आप काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो अपन ये मान के चलते हैं कि यार ये बेसिक मैथ से अपने को सॉल्व करना है, क्योंकि अभी अपन ने फिजिक्स में कुछ सीखा नहीं है वेक्टर के अलावा। ऐसे आपको डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, दो पुलिस से एक स्ट्रिंग को पास ओवर किया है, ये पुलिस है बच्चों, ठीक है, एक ही स्ट्रिंग है ये, कंप्लीट एक ही स्ट्रिंग है ये, यहां पर एक वेट लटका दिया है आपने m मास का, ये पॉइंट O है, और ये इक्वली इंक्लाइन पोजीशन पर है, थीटा थीटा, ठीक है। यहां एक पुली है, यहां एक पुली, और इस एंड को आपने, जो P एंड है उसको आपने U वेलोसिटी से नीचे पुल किया है, इधर ये Q है, इसको भी आपने U वेलोसिटी से पुल किया है। इसको आप ऐसे समझो, पुली आप सब जानते होंगे, कुआं होता है ना, जो कुआं वेल, वहां पर एक पुली लगी होती है, उससे रस्सी को पास ओवर करते हैं, बकेट दूसरे एंड पर होती है, वो रस्सी से नीचे जाती है, वेल में पानी भर के फिर उसको अपन खींचते हैं, वही पुली होती है बच्चों, और होती है फिक्स पुली। वो भी फिक्स पुली इन दोनों पुलिस के एक्सेस ऑफ रोटेशन को फिक्स किया हुआ है,
तो जिन पुलिस के एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होते हैं, सच एज ए पुली ऑन वेल जो लगी होती है, ठीक है, वो फिक्स पुली होती है। तो ये फिक्स पुली है बच्चों। अब आपने क्या हुआ, इन ध्यान से देखो, दो पुली है, आपने क्या किया, यहां से एक रस्सी को पास ओवर किया ऐसे, दोनों एंड से नीचे से स्ट्रेट होगी। अब आपने बीचों बीच एक वजन लटका दिया, तो जैसे वजन लटका होगा रस्सी ऐसे टिल्ट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी शेप में आ जाएगी। अब आपने क्या किया, दोनों एंड को पकड़ा और नीचे की तरफ किसी वेलोसिटी से पुल कर दिया। जब आप उसको पुल करेंगे तो देखो ये बीच वाली रस्सी थी, तो आप उसको पुल करेंगे तो रस्सी ऐसे ऊपर उठेगी, तो ये ऐसे ऊपर उठेगी तो ब्लॉक ऊपर जाएगा। और सवाल में यही पूछा गया कि बताओ कि अगर दोनों एंड्स को u वेलोसिटी से पुल करेंगे हम, तो ये ब्लॉक किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, मतलब इसकी ऊपर जाने की वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो मैं मान लेता हूं बच्चों कि इसकी वेलोसिटी जो होगी यहां कहीं पर वो v डैश होगी, ठीक है, v डैश होगी। अब ध्यान से देखो आप इधर, तो यहां हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी एक को पकड़ लीजिए, मान लो यहां से लेकर यहां तक स्ट्रिंग की लेंथ L है बच्चों, ये x है और ये वाला एंड इससे y डिस्टेंस नीचे है। तो आप देखेंगे कि यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हो बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लगा सकते हो आराम से। चलिए, अब वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये y डिस्प्लेसमेंट पर है यहां पर, तो इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ जो चेंज की रेट बनेगी वही इसकी वेलोसिटी बनेगी। यानी v डैश जो होगा वो डिवाइडेड dt के बराबर होगा। v डैश जो होगा बच्चों किसके बराबर होगा, डिवाइडेड dt के बराबर होगा, ठीक है। अब अगर मुझे ध्यान से देखो तो अगर उसको पुल करूंगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो देखो धीरे स्ट्रिंग की लेंथ भी कम होती जाएगी और ऊपर आता जाएगा, पर x जितना उतना ही रहेगा, x में कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि ये से सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगी ना यार। तो ये फिक्स है, सेंटर पॉइंट फिक्स है, तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा का सीधा ऊपर उठता हुआ जाएगा। तो L भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा, पर x चेंज नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया बच्चों। तो यहां देखो L स्क्वायर है, तो ये 2L dl by dt बनेगा बराबर x कांस्टेंट का 0 होता है, 2y डिवाइड बाय dt बनेगा बच्चों। ये डिवाइड बाय dt ही कैलकुलेट करेंगे, दूसरे dt मर जाएगा, y को नीचे ले आएंगे, तो डिवाइड बाय dt इक्वल्स टू बनेगा बच्चों L अपॉन y और ये dl by dt। अब ध्यान से देखो, स्ट्रिंग को जब आप पुल कर रहे हो तो स्ट्रिंग की लेंथ यहां से डिक्रीज हो रही होगी, यहां इंक्रीज हो रही होगी, और जितना यहां पर डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है यार, इधर जितना कम होगा इधर उतना ही पास ज्यादा आएगा। या इधर से देख लो, इधर से जितना कम होगा उतना यहां आएगा अपने पास, क्योंकि सेंटर पॉइंट से पकड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग लेंथ की चेंज होने की जो रेट है वो के बराबर है। तो इधर जिस रेट से इंक्रीज हो रहा वो तो ये है ना, तो v रेट से या कम हो रहा होगा, इसका मतलब dl by dt जो होगा वो v के बराबर होगा। पर l by y क्या होगा, तो ट्रायंगल में ध्यान से देखोगे, एंगल के ठीक सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। मुझे मालूम है कि cos थीटा जो होता है बच्चों वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू y और हाइपोटेनियस की वैल्यू l। यहां पर आ रहा L by y, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इनवर्स होगा, sec थीटा आएगा। ये बन गया अपने पास में, इसकी जगह पर तो मैं लिखूंगा sec थीटा और इसकी जगह पर लिखूंगा बच्चों u, और आपको sec थीटा का तो 1 अपॉन cos थीटा, तो हमारा आंसर जाएगा बच्चों u अपॉन cos थीटा के बराबर। सिंपल बेसिक मैथ्स डिफरेंशिएशन में पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों। तो इसका कौन सा होगा, पाइथागोरस थ्योरम एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस कंसेप्ट में पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता होती है बच्चों, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है।
डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, आप बेसिक बेस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। वही कंसेप्ट मैंने को सिंपल लगाया, बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट लगाया। वेलोसिटी कंसेप्ट को छोटी तरह से पता होता है, नहीं तो पता नहीं होता रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, बस वो कंसेप्ट लगाकर हमें डिवाइडेड dt की वैल्यू को निकाल दिया और ये v डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि जो डिवाइडेड dt का वैल्यू v डैश होगा उसकी वैल्यू क्या बनेगी, v अपॉन cos थीटा के बराबर बनेगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल के साथ साथ कॉन्सेप्ट मैं इसे बताता हूं बच्चों कि जिससे कि आपको दोबारा से जब कभी भी सवाल करने का मौका मिले तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। चलिए भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा क्या सवाल है। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। फुल स्टॉप आ गया बच्चों। तो मान लेते हैं बच्चों कि लेट two forces are P वेक्टर एंड Q वेक्टर। दो फोर्स मैंने मान लिया P वेक्टर और Q वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड का सम 16 न्यूटन गुना है। तो देयरफॉर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P प्लस Q इक्वल्स हो जाएगा 16। ये पहली इक्वेशन मेरी आ गई। क्वेश्चन में मैं नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इधर, ठीक है। फिर बोला है if the resultant force is 8 न्यूटन, और इनका जो रिजल्टेंट है बच्चों R वो आपको 8 दिया हुआ है, रिजल्टेंट 8 दे रखा है आपको। अब क्या बोला आगे, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स। जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन है छोटे वाले फोर्स, मिनिमम फोर्स मतलब छोटा फोर्स, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर है। तो यार हम मालूम बच्चों कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकालकर चलते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा पैरेललोग्राम, ध्यान से देखिएगा इधर। ये सपोज P वेक्टर मैंने स्मॉल वेक्टर मान लिया है, ये Q वेक्टर है, और ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। इन बीच में कोई एंगल बनेगा और ये आपको बोला कि परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट बिकम्स परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, यानी इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन आपको 90 डिग्री के एंगल पर दे रखी है। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे खतरनाक, जब भी किसी सवाल में पढ़ ली तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर 7-8 पॉइंट पढ़े थे बच्चों, याद है ना? हाँ, ये 7-8 पॉइंट में एक लास्ट का पॉइंट था अपने पास में, लास्ट का पॉइंट था when resultant of two vectors perpendicular to one vector, the angle between both vectors becomes obtuse. The angle between both vectors will be obtuse, मैंने प्रूव करके दिया था। तो यहाँ पर आपको अल्फा 90 डिग्री का दे रखा है। तो देन आपको पता है बच्चों cos थीटा की वैल्यू -p/q बनती है। याद करो कहां से आया, ये भी आपको बता देता हूं। हमारे रिजल्टेंट दो वेक्टर का होता है जो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की बात जब हम करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो आप tan अल्फा निकाल कर देते हो, जो tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। याद आ गया आपको? तो यहाँ अल्फा 90 का है, tan 90 इनफाइनाइट होती है, जिसको 1/0 लिख देते हैं अपन, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, तो p प्लस q cos थीटा बराबर कितना आता है बच्चों, 0। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -p/q के बराबर। जब अल्फा 90 डिग्री का हो तो cos थीटा की वैल्यू -p/q के बराबर। तो इसलिए मेरा cos थीटा की जगह हियर अल्फा 90 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू -p/q। अब क्या पूछ रहा है, पहले फोर्सेस आर, तो फोर्सेस कौन से होंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, यानी आपको P और Q की वैल्यूज को फाइंड करना है।
तो बच्चों सवाल के अकॉर्डिंग P और Q दो अननोन क्वांटिटीज होगी हमारे पास, क्योंकि दोनों को फाइंड कर रहे हैं तो दोनों नोन ही है भाई। और मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल है कि जितने सवाल में अननोन हो उतनी इक्वेशन आपको बनानी पड़ती है। तो यहां P और Q दो अननोन है तो आपको दो इक्वेशन P और Q की बनानी पड़ेगी। तो P और Q की एक इक्वेशन तो हमारे पास में है बच्चों, मैंने क्वेश्चन में लिखा था। अब दूसरे इक्वेशन जब तक P और Q की मिलेगी सवाल सॉल्व हो रहे हैं। तो P और Q की दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करूं मैं, तो मुझे इसके लिए दिया क्या है, इसके लिए मुझे रिजल्टेंट दे रखा है और कॉस थीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये होता है हमारे पास। चलिए अब अगर ये फॉर्मूला होता है तो r की वैल्यू मुझे पता है, कॉस थीटा की जगह पर मैं माइनस पी बाई क्यू लिख सकता हूं। तो r की जगह पर तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा की जगह ध्यान से देखो माइनस पी बाई क्यू मैंने लिख दिया है। q से q को मैं मार देता हूं बच्चों, तो ये माइनस 2p स्क्वायर आ जाएगा, यहां माइनस 2p स्क्वायर यहां p स्क्वायर, तो ये बना बच्चों 64 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखें आप तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 64 यहां q प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इस पहली इक्वेशन से p प्लस क्यू बोलूं या q प्लस पी बोलूं, बात तो एक ही है यार। इस वैल्यू को उठाकर अगर मैं यहां रख देता हूं तो 64 इक्वल्स टू 16 इंटू क्यू माइनस पी, तो आपको क्यू माइनस पी की वैल्यू मिलेगी बच्चों 16 चौक 64 4। ये दूसरी इक्वेशन आ गई बच्चों। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो यार, 1 + 2 कर दीजिए आप। तो ध्यान से देखो क्यू पी से पी कट जाएगा बच्चों, तो ट्वाइस क्यू इक्वल्स आपको मिल जाएगा 20, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 10 न्यूटन। और इस क्यू की वैल्यू को उठाकर अगर आप यहां रख देते हो पी की वैल्यू निकालते हो तो पी की वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन एंड पी इक्वल्स टू 6 न्यूटन। क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, दोनों का सम 16 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, मतलब हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है और हमारा आंसर भी परफेक्ट है। 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन जिस ऑप्शन के अंदर होगा वही हमारा आंसर भी होगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, बड़ा प्यारा सवाल था, ठीक है। और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया गया कि रिजल्टेंट का लॉगिन नहीं होता है और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट 90 डिग्री बोला गया है, तो वहां से पता चला cos थीटा की वैल्यू माइनस पी बाई क्यू के बराबर होती है बच्चों, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवालों को समझो बच्चों, बस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, सवालों के अंदर दम नहीं है। सवाल अगर पकड़कर कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया ना आपने तो फिर कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो वेक्टर का यार, दावे के साथ कर सकते हो। बस यही बातें समझने की होती है बच्चों। रटाना मेरा काम नहीं है बच्चों, फिजिक्स को रटा नहीं जाता है, फिजिक्स को सिर्फ समझा जाता है और फील किया जाता है, ठीक है। वही चीजें सब आपके पास जो वेक्टर आप पढ़ चुके हो ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फील करते हुए फिजिक्स को आगे सॉल्व करना है बस आपको। चलिए अगले सवाल पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यह है बच्चों रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम, इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं गया है अभी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं बच्चों काइनेमेटिक्स के अंदर, ठीक है। पर सवाल दे रखा है, सवाल इसलिए दे रखा है क्योंकि बेसिक मैथ से ही हो जाता है, जनरल नॉलेज IQ लेवल से ही हो जाता है बच्चों। क्या कैसे होगा, पर पहले मैं आपको रिवर बोट की एक जिस तरीके की इस एक्सरसाइज के अंदर कॉन्सेप्ट्स पर बेस सवाल जो दे रखा है वो कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट को देख लीजिए इधर आप। ये सपोज कोई एक रिवर है बच्चों, जिसके दो बैंक्स, दो किनारे हैं, इन दोनों के बीच की कोई ना कोई विड्थ डिस्टेंस आपको दे रखी है और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है बच्चों, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है।
ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर जो होता है ना बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, उसको आप कहते हो बच्चों डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हो उसको? डाउन स्ट्रीम कहते हो उसको। और अपोजिट टू फ्लो ऑफ रिवर जो होता है, अपोजिट टू फ्लो ऑफ रिवर जो होगा, उसको आप कहते हो बच्चों अप स्ट्रीम। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको ऐसे सवालों में क्या होगा कि रिवर में कोई दो पॉइंट्स देगा बच्चों। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ या बी से ए की तरफ एक बोट को चलाएगा, यानी पहले बोट जाएगी डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन के अंदर। स्पीड ऑफ बोट सवाल में गिवन होगी आपको, और वो बोट यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लेगी बच्चों, वो हम टाइम कहते हैं डाउन स्ट्रीम टाइम। TD से लिखता हूं मैं उसको, ठीक है, डाउन स्ट्रीम टाइम। फिर दोबारा से वो इस बोट को यहां से बी पॉइंट से वापस से ए की तरफ लाएगा, तो अब बोट आएगी अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, तो वहां कुछ टाइम और लेगी, तो उसको TU बोलेंगे अपन। तो इसको बोलेंगे बच्चों अपस्ट्रीम टाइम, अपस्ट्रीम टाइम। चलो, अब जनरल नॉलेज का सवाल क्या है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप। सबको ये तो बात मालूम होगी, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा बच्चों, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो सबने पढ़ रखा है ना, छोटी क्लास में पढ़ लेते हो यार इसको। बस ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब ये बोट रिवर फ्लो की डायरेक्शन में जाएगी, तो रिवर फ्लो इसके मोशन को हेल्प करेगा या अपोज करेगा? ऑब्वियसली हेल्प करेगा यार। तो बोट अपनी एक्चुअल स्पीड से नहीं जाएगी, रिवर फ्लो की स्पीड भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो नेट स्पीड जो बनेगी वो बनेगी VB प्लस VR, नेट स्पीड। इसको नेट स्पीड बोलता हूं मैं, ज्यादा अच्छा है। नेट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि जब बोट रिवर फ्लो की डायरेक्शन में जाएगी तो रिवर फ्लो उसको हेल्प करेगी, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी बच्चों। डिस्टेंस मान लो A से लेकर B तक की कोई भी डिस्टेंस x मान लो यार आप, तो x, और जाने का टाइम है TD, पहली इक्वेशन, ठीक है। पर जब रिवर फ्लो जब बोट वापस से आएगी तो रिवर फ्लो के अगेंस्ट आएगी, तो अब रिवर फ्लो उसका अपोज कर रही होगी, तो उसकी नेट स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी बच्चों, टाइम ज्यादा लगाएगी यार, सीधी सी बात है। सेकेंड इक्वेशन, तो ये दो इक्वेशन आपको बनानी है, एक अपस्ट्रीम इक्वेशन और एक डाउनस्ट्रीम इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन अगर आपने बना ली तो फिर रिवर बोट प्रॉब्लम बहुत बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगी। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, अब इस पर बेसिक सवाल है, देखो क्या कितनी आसानी से अपन इस सवाल को कर पाएंगे, देखना जरा ध्यान से। अ सेल बोट सेल्स 4 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट के नाम से इतना तो सबको पता होता है, ये नॉर्मल, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है बच्चों, ये साउथ होती है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। अब आगे बोला अपने से कि एक सेल बोट जो है वो 4 किलोमीटर ईस्ट में जा रही है। तो यहां से अपन ने मान लिया भाई चलना शुरू किया, तो यहां से बोट 4 किलोमीटर मान लो यहां तक आ गई है, पॉइंट ए तक आ गई। कितना चलकर आ गई बच्चों? 4 किलोमीटर। देन 4 किलोमीटर साउथ की तरफ भी 4 किलोमीटर, तो यहां से आकर अब साउथ की तरफ चली गई है भैया 4 किलोमीटर। ये बी पॉइंट पर आ गए अपन। आगे क्या बोला है? देन एन एडिशनल डिस्टेंस इन एन अननोन डायरेक्शन, इसमें एक एडिशनल डिस्टेंस और है जो अननोन, पता नहीं है किधर है मुझे, ठीक है। इट्स फाइनल पोजीशन इज 8 किलोमीटर डायरेक्टली
ईस्ट ऑफ स्टार्टिंग। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, बोला जो इस बोट की फाइनल सिचुएशन बन रही है ना, वो ईस्ट डायरेक्शन में बन रही है और 8 किलोमीटर दूर बन रही है। तो 4 तो ऑलरेडी यही ना, 4 और आगे, मतलब यहां कहीं पर बन रही होगी, मान लो बोट यहां आ गई हमारी, तो ये यहां से लेकर यहां तक जो बनेगा बच्चों, ये हमारा क्या बनेगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा बोट का। तो जो अननोन होगा वो पक्की बात है, यहां से यहां पहुंच गई होगी ना बोट, तो ये अननोन होगा हमारा एक्स। तो वो आपसे ये पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड लेग ऑफ द जर्नी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये तो मुंह जबानी सवाल हो गया। ये टोटल यहां से यहां तक कितना बच्चों, 8 किलोमीटर। इसमें से 4 तो ट्रेवल कर चुका, तो बचा हुआ कितना होगा, 4 किलोमीटर ही होगा। ये 4, तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4√2, खत्म, पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। तो बोर्ड प्रॉब्लम नहीं लगी इसके अंदर, कॉन्सेप्ट नहीं लगा बोर्ड प्रॉब्लम का, तो सिंपल बेसिक मैथ्स ही कर दिया पाइथागोरस थ्योरम से ही आपने, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड सवाल था। वो रिवर बोट वाली प्रॉब्लम तो थी नहीं, है रिवर बोट वाली प्रॉब्लम तो क्वेश्चन नंबर अपने आएगा 6 और 7 है, ठीक है, तो वो आएगा। तो ये रिवर बोट की एक प्रॉब्लम का कंसेप्ट तो मैंने बता दिया आपको, जिस पर बेस क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। ये सिंपल कंसेप्ट पर बेस क्वेश्चन था, तो इसका कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम हो गया बच्चों, ठीक है, क्योंकि फाइनल अपने से बोला है कि ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट में भैया पहले 4 किलोमीटर चला और वो फाइनल 8 बताया, तो 4 तो पीछे छूट गया, 4 और आगे बढ़ गए, ये 4 तो पाइथागोरस थ्योरम से आपने निकाल दिया, 4√2 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना आप ध्यान से, ठीक है, हाँ, इसी पर बेस्ड है वो सवाल। कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल है वो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ मोटरबोट कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 लोकेलिटीज ऑन अ रिवर इन 6 आवर डाउन स्ट्रीम। रिवर फ्लो की डायरेक्शन को डाउन स्ट्रीम कहा जाता है बच्चों। तो ये रिवर फ्लो इधर हो रही है, ठीक है, वीआर, यहां मान लो एक लोकेलिटी यहां पर है, दूसरी लोकेलिटी यहां पर है, यहां से बोट गई बच्चों, इस डायरेक्शन के अंदर गई, किसी न किसी स्पीड से तो गई होगी यार, पर इस यहां पर TD जो दे रखा है ना, वो 6 आवर्स दे रखा है आपको, 6 घंटे के अंदर पहुंची है वो, एंड इन 8 आवर्स अपस्ट्रीम, और लौटा कर भी लाए भाई उसको। तो T अपस्ट्रीम जो दे रखा है वो 8 आवर्स आपको दे रखा है। द स्पीड ऑफ बोट इन हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ द रिवर, रिवर फ्लो की स्पीड से कितने टाइम्स बोट की स्पीड होगी आपको बताना है, VB कि इसका कितने टाइम्स है। चलो भाई पहले VB VR तो पता चले तभी तो हम बता पाएंगे, ठीक है, VB और VR पता होगा तभी हम बता पाएंगे कौन किसका कितना डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, पता नहीं है। पर हाँ डाउन स्ट्रीम के लिए अगर देखें अपन, ठीक है, 4DS मतलब डाउन स्ट्रीम, तो मुझे मालूम है VB के अंदर VR ऐड होगा, डिस्टेंस मुझे पता नहीं है X पर, हाँ टाइम मुझे पता 6 घंटे है। पहली इक्वेशन। फॉर US की बात कर लें बच्चों, अपस्ट्रीम की, तब यहां VB माइनस VR बनेगा और ये X अपॉन 8 आवर्स बनेगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं बच्चों, तो VR से VR मरेगा, यहां बनेगा ट्वाइस VB इक्वल्स, ध्यान से देखो X कॉमन ले लिया मैंने यहां से, तो ब्रैकेट में आएगा 1/6 प्लस 1/8, इस 2 को इधर ले जाइए तो VB की वैल्यू तो आपको दिख जाएगी, या ऐसा करो X निकाल लो यार, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा VB की वैल्यू X के टर्म्स में निकाल लो तो VR भी X के टर्म्स में, ठीक है ठीक है, ये आ जाएगा बताओ X/2, यहां से अपन 24 को ले ले LCM, 4 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों 7/7X
अपॉन 48, 24 का डबल करोगे 48 आ जाएगा। अब इस VB की वैल्यू को उठाकर बच्चों मैं अगर यहां रख देता हूं तो VR को कैलकुलेट किया जा सकता है। ध्यान से देखो, 7x अपॉन 48 प्लस VR बराबर x/6। इसको उठाकर इधर लाओ तो VR की वैल्यू निकाल लेते हैं, x/6 7x अपॉन 48। 48 एलसीएम ले लिया आपने, 8 छंग 48, 8x माइनस 7x तो x/48, ये VR आ गया। अब आप ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ध्यान से देखो आप, सॉरी ये इक्वेशन 1 है, तो भैया x/48 का 7 टाइम्स है VB, तो फ्रॉम 1 and 2 VB जो होगा वो 7 टाइम्स ऑफ VR होगा। VR की वैल्यू रखोगे तो 7x/48 ये आ जाएगा हमारा। तो VB की वैल्यू आ गई बच्चों 7 टाइम्स ऑफ VR, आपको दे रखा है थर्ड ऑप्शन के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं बच्चों। उसी कॉन्सेप्ट पर था जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया था, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में इक्वेशन बनाओ, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में इक्वेशन बनाओ, दोनों को सॉल्व करो। VB और VR की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल दिया, क्योंकि दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमारे पास नहीं थी। शुरुआत में टाइम लगेगा, बस मुझे 10 क्वेश्चन तक ही टाइम लगेगा, उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि शुरुआत के 10 क्वेश्चन ही थोड़े से टिपिकल हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, यह है रिवर बोट क्रॉसिंग प्रॉब्लम। इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी इसको सवाल को क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ने के लिए आपको कहूंगा, क्योंकि रिवर बोट क्रॉसिंग प्रॉब्लम के दो कॉन्सेप्ट हैं बच्चों। एक कॉन्सेप्ट है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का, और एक कॉन्सेप्ट है मिनिमम टाइम ऑफ अप्रोच का। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 को अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स में आपको जब रिवर बोट प्रॉब्लम्स पढ़ाई जाएंगी तब ये क्वेश्चन वहां कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को अभी यहां पर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रॉसिंग प्रॉब्लम है। रिवर को एक एंड से दूसरे एंड पर जाना है क्रॉस करते हुए। उसमें दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, या तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का और मिनिमम टाइम ऑफ अप्रोच का। यह सवाल है मिनिमम टाइम ऑफ अप्रोच का। ठीक है, क्योंकि उसने साफ बोला है वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। आप नीचे से देखो, मतलब ऊपर से देखोगे तो 4th नंबर की लाइन में लिखा हुआ है स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर क्रॉस करने का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग रिवर को क्रॉस करने का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। तब जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी बच्चों, वरना नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा बच्चों अभी, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाया नहीं गया कॉन्सेप्ट। हाँ, जो अभी आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से जो जो बन सकती है प्रॉब्लम वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 अभी आपको नहीं कर सकते आप। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा, इफ अ बॉडी प्लेस एट ऑरिजिन इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। चलो साहब देखते हैं। आपको बोला कि एक बॉडी ओरिजिन पर है और उस पर एक फोर्स लग रहा है। मैंने ओरिजिन बना दिया बच्चों, यहां पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस है, और इस ओरिजिन पर एक बॉडी है और इस पर एक फोर्स लगा दिया, थ्री डायमेंशनल फोर्स है। वो फोर्स है बच्चों I कैप प्लस j कैप प्लस √2 k कैप। ठीक है, then which of the following statement are correct? और आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ए में दिया हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 2 प्लस √2। बी में दिया था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 2। एफ मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द z एक्सिस, और बी में दे रखा है एफ मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द z एक्सिस।
मैग्नीट्यूड निकालना तो सबको पता है, तो इस एनी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर आपके पास में है, सपोज मैंने एक 3 डायमेंशनल वेक्टर कंसीडर किया है, तो आप कहते हैं क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर से है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, आई कैप का कोएफिशिएंट ax, जे कैप का कोएफिशिएंट ay और के कैप का कोएफिशिएंट az है। जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता है ना बच्चों, तो आप ऐसे निकालते हो, या तो लेटर लिखते हो सिर्फ, या मॉड ऑफ ए वेक्टर करके लिखते हो, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकालने का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। तो यहाँ पर फोर्स का कॉन्सेप्ट मैग्नीट्यूड आप निकाल दोगे आराम से। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप कितना है 1, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप कितना है 1, कोएफिशिएंट ऑफ के कैप कितना है √2, ये आ जाओ टू 1 + 1 + 2 यानी √4 यानी 2। तो ये तो कंफर्म हो गया कि बी वाला हमारा करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है। अब एंगल भी देखना पड़ेगा यार, ये फोर्स आपको लिखा 3 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल वेक्टर का तीनों एक्सिस से एंगल निकलता हमारा डायरेक्शन कोसाइन के कंसेप्ट से। तो डायरेक्शन कोसाइन के कंसेप्ट के अंदर क्या किया, जिसको भी आपको किसी भी एक्सिस से एंगल निकालना हो उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना, याद कीजिए आप। तो फोर्स का यूनिट वेक्टर निकाल देता हूं, तो फोर्स वेक्टर में फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप के अंदर इसका मैग्नीट्यूड आई 2 से डिवाइड कर दो, तो एफ कैप जो बनेगा 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस √2/2 यानी 1/√2 के कैप। बताएगा आपको कि यूनिट वेक्टर में यही होता है कॉस अल्फा, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस अल्फा, cos बीटा, बीटा हियर बीटा इज एंगल फ्रॉम y एक्सिस, और ये cos गामा, गामा इज द एंगल फ्रॉम z एक्सिस, और आपको z एक्सिस से एंगल देखना है, तो cos गामा की वैल्यू आपको मिली बच्चों 1/√2, तो गामा की वैल्यू होगी 45 डिग्री फ्रॉम z एक्सिस, तो cos 45 की वैल्यू तो 1/√2, तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा z एक्सिस से। तो हमारा सी, बी और सी करेक्ट है, और बी और सी देखा सेकंड ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया डायरेक्शन कोसाइन का भी साथ में, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, इसमें cos अल्फा की वैल्यू आपको बताई गई थी ax/a होता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, cos बीटा ay/a, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप मॉड ऑफ cos गामा az/a। फिर आपको यहाँ पर मैंने डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन भी बताया था बच्चों, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स 1 होता है। साथ में डायरेक्शन साइंस के बीच में रिलेशन बताया था, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स 2 होता है। जितना भी डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट था मैंने पूरा आपको यहाँ कर दे दिया, तो डायरेक्शन कोसाइन का बेस। अब अगर कोई भी सवाल आए तो आप आसानी से ऐसे करके दे सकते हो, आगे सवाल भी आएगा और भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्सेप्ट बराबर साथ साथ पैरेलल में लिखते चलिएगा, जिससे कि आप जब कभी भी सवाल करेंगे तो आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल मिलेंगे बच्चों आगे चलकर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना सीख लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्या सवाल है। द रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट O इन फिगर इज, डायग्राम आपको दे रखा है एक, इधर लिख रहा है x
यह लिख रहा है वाई। यहां आपको एक 1 न्यूटन का फोर्स दे रखा है बच्चों, यह एंगल दे रखा है 30 डिग्री का। यहां आपको मैंने दे रखा है 1 न्यूटन का एक फोर्स, नीचे दे रखा है 3 न्यूटन का फोर्स, यहां दे रखा है आपको √3 न्यूटन का फोर्स, और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, और ये है ऑरिजिन। ये 4 फोर्स आपको दे रखे हैं, इनका रिजल्टेंट हमें निकालना है। रिजल्टेंट तो देखो, ये 2 आपको इंक्लाइंड पोजीशन पर दिख रहे होंगे बच्चों, तो इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो ध्यान से देखो, 1 का इधर जो कंपोनेंट जाएगा बच्चों, वो जाएगा 1 cos 30, और दूसरा जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट करना मैंने आपको सिखा दिया है बच्चों, 1 sin 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये √3/2 ही आएगा, और sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये हाफ जाएगा बच्चों। यानी 1 को रिजॉल्व कर दिया आपने। ऐसे इधर को इसको भी रिजॉल्व करो, तो ये होगा √3 cos 60। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है बच्चों, तो ये √3/2 मिलेगा, और ये वर्टिकल में मिलेगा √3 sin 60। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 यानी कि 3/2, ये 3/2 हो जाएगा। ध्यान से देखो इधर, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट इसके अंदर। और इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के सभी फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, और वर्टिकल डायरेक्शन के सभी फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। तो आप देखो जरा, राइट साइड का हॉरिजॉन्टल फोर्स है √3/2, तो लेफ्ट साइड पर भी √3/2 आपको दिख रहा होगा। तो ये √3/2 मतलब अगर देखा जाए रिजॉल्व करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा, √3/2 न्यूटन इधर, √3/2 न्यूटन इधर। ऊपर देखोगे आप 1 + 3/2 है ना, √3 sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 3/2 मतलब 1.5 हो गया, मतलब 3/2 1.5, तो 2.5 ही हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया अपने पास 2.5 न्यूटन, और नीचे अपने पास में 3 न्यूटन। तो वर्टिकल वाला तो हॉरिजॉन्टल वाला तो कैंसिल हो गया बच्चों। वर्टिकल में आपको मिलेगा ½ न्यूटन डाउनवर्ड, ½ न्यूटन डाउनवर्ड। देख लेते हैं डाटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गलती तो नहीं हुई, चेक कर लो बेटा। ये 1 cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, ये तो सही है। 1 sin 30, 1 sin 30 का मतलब हो गया हाफ। अच्छा ये भी तो छूट गया, सॉरी, ये छूट गया अपना क्योंकि ये आपने ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, पर ये नहीं लिया बच्चों, तो ये भी तो लेना पड़ेगा ना। तो हाफ और ऐड करोगे तो 0.5 आपने और ऐड किया तो 3 न्यूटन, तो ये भी कैंसिल हो गया यार। तो यहां सिग्मा fx भी 0 है और सिग्मा fy भी 0 है, तो कुल मिलाकर f नेट जो बनेगा बच्चों वो 0 बनेगा हमारा, यानी हमारा आंसर जाएगा 4th नंबर का। ठीक है, हाँ। वर्टिकल में कौन कौन दिख रहा है आपको, एक 3/2, 1 और हाफ। ठीक है, ये सबको आपने ऐड कर दिया तो 3 बन जाएगा। नीचे कितना है, 3 है, तो वर्टिकल अपवर्ड वाले को नीचे वाला कैंसिल कर देगा, हॉरिजॉन्टल राइट साइड वाले को हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड वाला कैंसिल कर देगा। तो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया इक्विलिब्रियम का कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बराबर करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बराबर करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल भी 0 बनेगा, वर्टिकल भी 0 बनेगा, और आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब सवाल जो है बेसिकली वो तो पूछा जाता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर, पर इसको हम रेजोल्यूशन के बेसिस पर कर सकते हैं बच्चों, रेजोल्यूशन के बेसिस पर कर सकते हैं सवाल को, और सिंपल बेसिक मैथ्स भी आप लगा सकते हो। ठीक है, बेसिक मैथ्स भी लगेगी इसमें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूं। A boy is hanging from a horizontal branch of a tree। मान लो बच्चों कोई एक पेड़ है,
ठीक है, और इस पेड़ की ये एक ब्रांच हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ही बनाता हूं ना यार, ये ब्रांच है हॉरिजॉन्टल, इससे एक आदमी लटका हुआ है बच्चों। ऐसे लटका हुआ, ठीक है। द टेंशन इन द आर्म्स विल बी, यहां मैक्सिमम वर्ड लिख रहा होगा एक, उस मैक्सिमम वर्ड को काटकर मिनिमम वर्ड कर लीजिएगा बच्चों, मैक्सिमम वर्ड काटकर मिनिमम वर्ड कर लीजिएगा। वेल एंगल बिटवीन द आर्म्स, दोनों हाथों के बीच में एंगल कितना होगा ये पूछ रहा है। तो यार यहां फोर्स कौन कौन से लगेंगे, ध्यान से देखो। इस आदमी को मैंने अभी एज ए पॉइंट मास मान लिया है, तो इसका वेट तो यहां लगेगा ही लगेगा बच्चों, mg। इसके दोनों हाथ ऐसे इंक्लाइंड पोजीशन पर हैं, यूं पकड़ रखा है मैंने, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से कोई ना कोई तो एंगल पर ये हाथ होंगे ही सही ना, इसका एक हाथ इधर है बच्चों और एक हाथ इधर है। हॉरिजॉन्टल से ये अगर थीटा एंगल पर है तो ये भी थीटा एंगल पर है। अब सीधी सी बात है यार कि जब आप किसी भी चीज से लटकते हो तो आपके हाथ में टेंशन क्रिएट हो जाती है बच्चों, तो यहां पर अपने हाथ में टेंशन क्रिएट होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, आप इसको अगर रिजॉल्व करें बच्चों दोनों टेंशंस को, तो देखो इसका इधर कंपोनेंट कितना जाएगा बच्चों, टी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ टी साइन थीटा। ऐसे इधर वाले का करोगे तो ये टी कॉस थीटा और ऊपर वाला कितना होगा, टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा से टी कॉस थीटा तो मर जाएगा, ऊपर बना 2t साइन थीटा, वो इसके वेट mg को बैलेंस कर रहा होगा क्योंकि लटका हुआ भाई, लटका हुआ है मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है भाई। तो यहां से मैं अगर t को निकालूं तो यह आएगा बच्चों mg अपॉन 2 साइन थीटा। अब t तो निकाल दिया मैंने, पर ये मिनिमम है, इस बात की गारंटी क्या है, ठीक है। ध्यान से देखो तो t मिनिमम तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, सीधी सी बात है यार। नीचे का डिनोमिनेटर की आप वैल्यू बढ़ाते जाओ, ये वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के नाम पर यहां लगता है बच्चों एक तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट करना, मतलब एक तो कॉन्सेप्ट ये लग रहा है और एक लग रहा है कंडीशन फॉर मिनिमा। ठीक है, कंडीशन फॉर मिनिमा लग रहा है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि t विल बी मिनिमम व्हेन साइन थीटा, डिनोमिनेटर जो है विल बी मैक्सिमम। टी मिनिमम तभी होगा जब साइन थीटा डिनोमिनेटर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और आपको पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों 1, मैक्सिमम वैल्यू। और मुझे मालूम है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तभी जाकर ये मैक्सिमम बनेगा, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब थीटा 90 डिग्री का है, और ध्यान से देखो आपने जो हाथों का एंगल लिया है वो हॉरिजॉन्टल से ले रखा है, इसका मतलब मैं अगर इस कंडीशन का डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसे लटका हुआ है यार भी, हॉरिजॉन्टल से ये वाला हाथ भी 90 डिग्री पर है और ये वाला हाथ भी 90 डिग्री पर है। तो t मिनिमम हुआ और उसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो mg/2 आ जाएगी बच्चों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो 1 कर दी आपने, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये तो 1 हो गया, तो कितना बना mg/2। तो टेंशन की वैल्यू तो ये आ गई, पर अपने से पूछ रहा है कि दोनों हाथों के बीच एंगल कितना होगा। तो भैया ये हाथ इस हाथ के पैरेलल है, दोनों हाथ के बीच में एंगल देखो, दोनों पैरेलल है, तो क्या होगा, एंगल 0 डिग्री का होगा। हॉरिजॉन्टल से हाथ का एंगल 90 डिग्री है, पर दोनों हाथों के बीच में एंगल देखोगे तो वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन बोथ आर्म्स वो 0 डिग्री होगा बच्चों।
ये मैंने अभी आज आपसे 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इन 10 क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट की भरमार है। ठीक है, अगली क्लास के अंदर कम से कम 20-25 सवाल करेंगे हम, 25 सवाल, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट के ज़्यादा नहीं आएगा। अब वेक्टर कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट मुझे नहीं बताने पड़ेंगे। ठीक है, शुरुआत के 10 क्वेश्चन के अंदर ही थोड़ा सा टिपिकल काम था, तो इसलिए पहली क्लास के अंदर मैंने 10 क्वेश्चन बड़े आराम से लिए हैं। अगली क्लास के अंदर आपको वेक्टर के कॉन्सेप्ट पर ही सवाल मिलेंगे, तो वो हम अगली क्लास में पूरा करेंगे बच्चों। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।